हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का लक्षण। तो भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का लक्षण क्या होता है इस वीडियो में समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया का लक्षण, या हम इसे गुण भी कह सकते हैं या विशेषताएं भैया निम्नलिखित होती हैं। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो गुण है या लक्षण या विशेषताएं वो निम्नलिखित होती हैं। अब हम एक एक पॉइंट्स को देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट्स ये आता है, सबसे पहला पॉइंट्स कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग नियम होता है, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग हम ज्ञात करेंगे उसका फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है K, और R का क्या होता है सक्रिय द्रव्यमान की घात 1 कह सकते हैं, या 1 ना लिखे तब भी चलेगा क्योंकि कोई भी जो क्या है संख्या उसके पावर में 1 होता ही है। तो हम इसीलिए लिख दे रहे हैं। हमने क्या लिखा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम क्या होता है, R इक्वल टू K, R के सक्रिय द्रव्यमान या R का मोलर सांद्रता के घात 1 होता है। इतनी बात आपको याद रखना है क्योंकि हमने बहुत ही डिटेल में आपको बताया है जब हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ाया था उसमें कि भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया अगर आपको पढ़ना है तो आप लिख सकते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आता है दूसरा टॉपिक, दूसरा हमारा पॉइंट आता है भैया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, समझिएगा इस कलर से मैं थोड़ा सा डॉटेड कर दूं कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसमें अभिकारकों की सांद्रता यदि n गुना करते हैं, जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसमें जो अभिकारक है उसकी सांद्रता को n गुना यदि हम बढ़ाते हैं, तो n गुना बढ़ाएंगे ना, n गुना करते हैं या बढ़ाते हैं तो जो अभिकारक का वेग होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो भी n गुना हो जाता है। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। समझिए हमने कहा कि कोई भी अभिक्रिया है और उस अभिक्रिया का जो अभिकारक है, कोई भी अभिक्रिया है तो उसमें अभिकारक होगा ना, तो अभिकारक की यदि हम सांद्रता n गुणी बढ़ाते हैं, n गुना यदि हमने बढ़ा दिया तो अभिक्रिया का जो वेग है ना वो भी n गुना बढ़ जाएगा। समझ में आया ना, मतलब सांद्रता के समानुपाती होता है जो अभिक्रिया का वेग होता है वो। इसलिए हमने कहा कि यदि अभिकारक की सांद्रता n गुनी बढ़ाते हैं तो भैया अभिक्रिया का वेग भी n गुना हो जाता है। मतलब यदि अभिकारक की सांद्रता यदि हम 5 गुनी बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का जो वेग होगा ये भी 5 गुना बढ़ जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, याद रखेंगे भैया कि प्रथम कोटि के लिए, जो प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया का जो वेग होता है उसका जो मात्रक होता है, याद रखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। मतलब प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया का जो वेग का मात्रक होता है, अभिक्रिया का वेग कहिए या दर कहिए, उसका जो मात्रक होता है वो मोल लीटर इनवर्स प्रति सेकेंड इनवर्स होता है। मतलब मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है, या हम इसको हम लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स हम कह सकते हैं, सेकेंड हम कह सकते हैं। मतलब मोल प्रति लीटर इनवर्स सेकेंड भी हम कह सकते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो ये हो गया। अब आता है हमारा चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में याद रखेंगे भैया कि जो प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है, भैया वेग स्थिरांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं ना, तो हमने क्या लिखा कि प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो याद रखेंगे सेकेंड इनवर्स होता है। क्या भैया, सेकेंड इनवर्स कहिए या हम इसको 1 सेकेंड भी कह सकते हैं, या तो सेकेंड इनवर्स कहिए या 1 सेकेंड कहिए। किसका भैया, वेग स्थिरांक का मात्रक, किसके लिए, तो प्रथम कोटि के लिए। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। पांचवा पॉइंट समझिए, सबसे पहले पांचवा पॉइंट, तो जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है। हमने क्या कहा भैया, प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है ना वो कभी पूर्ण होएगी ही नहीं। ठीक है, कभी भी पूर्ण नहीं होती है। या हम ऐसे इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया अनंत काल में पूर्ण होती है। ठीक है, मतलब अनंत काल का मतलब कभी पूर्ण ही नहीं होगी ना, तो इसलिए हमने लिखा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है, कभी वो क्या हो जाएगी, वो पूरी नहीं होगी। अब आता है छठा पॉइंट, तो याद रखें जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु काल का जो समय होता है, अर्ध आयु काल का जो क्या होता है फॉर्मूला होता है उसको हमने लिखा है टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693/K। ठीक है, जहां भैया क्या है ये अर्ध आयु काल है, टी हाफ ये क्या है कि भैया वेग स्थिरांक है। अभी हमने बताया ना वेग स्थिरांक जिसे हम K से प्रदर्शित
करते हैं। तो यह इतना में मतलब 0.693 में हम क्या करते हैं, वेग स्थिरांक से भाग दे देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अर्ध आयुकाल मिल जाएगा। और कभी कभी आपको क्या दे देता है, अर्ध आयुकाल का मान दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि वेग स्थिरांक मतलब के का मान निकालिए। तो यहां से ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि वेग स्थिरांक के इक्वल टू होता है 0.693 बाई क्या होता है, टी हाफ होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये जितनी भी आपको 6 पॉइंट्स बताए गए हैं ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि अभी उतने ज्यादा चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है। ठीक है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज एक एक करके हमें वीडियो मिले और मैं अपने सिलेबस को पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीटली देख सकूँ। तो आपके लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके यदि आपको मान लेते हैं क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का चाहिए, जैसे क्लास 12 का ही, तो आप लिखिए क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको तुरंत यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना है, आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।